अपोलो हॉस्पिटल्स लखनऊ ने बड़ी उपलब्धि हासिल की। अस्पताल में अब तक 300 रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी सफलतापूर्वक पूरी की गई। यह उपलब्धि सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं, बल्कि यह इस बात का संकेत है कि अब सभी लोग, खासकर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले भी, इलाज के बेहतर स्तर को लेकर पहले से कहीं ज्यादा जागरूक हो चुके हैं। इस ट्रिपल सेंचुरी से पहले अपोलो हॉस्पिटल्स ने 100 सबसे तेज रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी का रिकॉर्ड अपने नाम किया था। यह नया आंकड़ा साफ करता है कि बेहतर तकनीक के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ा है और इसके नतीजे भी बहुत सकारात्मक हैं। अपोलो हॉस्पिटल्स लखनऊ के ऑर्थोपीडिक्स और जॉइंट रिप्लेसमेंट विभाग के चेयरमैन डॉक्टर संजय श्रीवास्तव ने कहा, जो पहला सवाल आपने किया कि जर्नी कैसी रही, तो मैं कहूँगा वंडरफुल। कारण ये है कि आई ऑलवेज बिलीव कि जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है, स्पेशली इन मेडिकल फील्ड, वो कहीं ना कहीं मरीज के हित के लिए आती है। वही चीज़ डेवलप होकर ऊपर आती है जो मरीज को कहीं फ़ायदा दे रही होती है। तो उसको जब तक यूटिलाइज नहीं करेंगे और पेशेंट के पास उसका यूजर नहीं पहुंचेगा, उस टेक्नोलॉजी का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर वो 2-4 जगहों पर कहीं अवेलेबल है तो वो किसी मासेस के यूज़ की नहीं है। तो हमारा भी पर्पज़ यही था कि भाई ये टेक्नोलॉजी यहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए, यूपी में अवेलेबल होनी चाहिए, हमारे पेशेंट्स के लिए होनी चाहिए, उसका बेनिफिट इसको मिलना चाहिए। तो वो इस सोच से हम लोगों ने स्टार्ट किया था और वी आर वेरी हैप्पी। 300 नंबर कर लेना यूपी जैसी स्टेट में, जहाँ पे लोगों की पॉकेट रीजनेबल पॉकेट है, बहुत एक्स्ट्रावेजेंट खर्चा नहीं कर सकते, फिर भी एक नई टेक्नोलॉजी के लिए अपने बेहतरी आउटपुट के लिए लोगों ने ऑप्ट किया और कर रहे हैं। आज की तारीख में हमारे पास 1.5 महीने की रोबोटिक की वेटिंग है कि इतने पेशेंट्स हैं कि हम लोग कर नहीं पा रहे हैं। तो ये अपने आप में शो करता है कि उसकी एक्सेप्टेंस कैसी है। ठीक। तो दूसरा, जैसे मैंने बताया कि अब पेशेंट्स को मुझे नहीं बताना होता, वो आते हैं कि साहब मुझे रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कराना है। ठीक। अब बात रही कि क्यों करना है। जब नॉर्मल नी रिप्लेसमेंट हम लोग करते हैं तो उसके कुछ तरीके होते हैं करने के, जिसकी वजह से बॉडी पे काफ़ी स्ट्रेस आता है, क्योंकि हमको उस पेशेंट की बॉडी का अलाइनमेंट, उसके जॉइंट का अलाइनमेंट, उसकी बोन्स को समझना होता है और जो इंस्ट्रूमेंटेशन हमारे पास है उससे उसको अलाइन करना पड़ता है, देख के टेबल पे समझ के कि भाई ये पेशेंट की बॉडी का स्टेटस है, इस हिसाब से हम जॉइंट को लगाएंगे। आपका जॉइंट अलग, मेरा जॉइंट अलग, इनका जॉइंट अलग। अगर मैं अपने हिसाब से जॉइंट इनको लगा दूंगा, इनके काम नहीं करेगा, इनके हिसाब से मेरे लग जाएगा, मेरे काम नहीं करेगा। तो मेरे जो जॉइंट लगना चाहिए वो मेरी बॉडी के हिसाब से लगना चाहिए। इसको कस्टमाइजेशन कहते हैं। वो कस्टमाइजेशन नॉर्मल सर्जिकल प्रोसेस में बहुत लिमिटेड हो सकता है। ठीक। तो उस वजह से हमें एक्यूरेसी उतनी नहीं मिलती। जब हम रोबोट से करते हैं तो इसमें हम पेशेंट का सीटी करते हैं, सीटी करके हमारा रोबोटिक सॉफ्टवेयर है उसमें डालते हैं और उसमें हम उस जॉइंट को पेशेंट की बॉडी के हिसाब से परफेक्टली प्लेस करते हैं। उसमें हम आधा मिलीमीटर भी इधर उधर शिफ्ट करके उसको अलाइन कर सकते हैं। तो दैट इज द ब्यूटी। परफेक्ट जो ऊपर वाले ने पेशेंट की बॉडी बनाई है उसके हिसाब से उसको अलाइन किया जाएगा। तो जब उसको अलाइन करके और रोबोट ऑपरेट करता है तो उसी पोजीशन में जॉइंट को प्लेस होता है। प्लानिंग मेरी सॉफ्टवेयर पे, रोबोट को इंस्ट्रक्शन, तो रोबोट उसको एक्यूरेटली रिप्रोड्यूस कर देता है। हम हाथ से करेंगे तो हम उतना एक्यूरेटली प्लेस नहीं कर पाएंगे, ह्यूमन बॉडी की अपनी वो होती है, लिमिटेशंस होती है। तो दैट इज द ब्यूटी कि इट इज परफेक्टली अलाइन टू द पेशेंट बॉडी एंड दैट इज वाई लेस ट्रॉमा, लेस कॉम्प्लिकेशन, फास्टर रिकवरी एंड लाइफ जॉइंट की ज़्यादा होनी चाहिए। वो तो समय बताएगा, लेकिन जो एवरेज जॉइंट जितना लास्ट करते हैं ये ज़्यादा लास्ट करना चाहिए। सर फिर भी एवरेज लाइफ क्या होती है? नॉर्मली आज की तारीख में स्टैंडर्ड लाइफ हम लोग मानते हैं 20 से 25 साल। सर जो मैक्सिमम एज ग्रुप है 60, 65 और 70 का, उनको और भी बहुत सारी जटिल समस्याएं होती हैं, मेडिकल उसको कैसे जी टैकल करेंगे? देखिए, हम लोग जब भी पेशेंट मेरे पास ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम लेके आता है तो हमें ये देखना होता है कि भाई इसका हम क्या सोल्यूशन ऑफर कर रहे हैं। अगर हमने डिसाइड किया कि पेशेंट को सर्जरी होनी है, एनी सर्जरी, मे नॉट बी रोबोटिक, एनी सर्जरी, तो हम फिर नेक्स्ट लेवल होता है कि पेशेंट को असेस किया जाता है, उसकी जांचें कराई जाती हैं। अगर मेडिकल इशू, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर है, फिजिशियन देखते हैं, हार्ट का इशू, कार्डियोलॉजिस्ट, लंग का इशू, पल्मोलॉजिस्ट देखेंगे, लास्ट में एनेस्थेटिस्ट देखेंगे, भाई एनेस्थीसिया के पॉइंट ऑफ व्यू पेशेंट के। ये जब सारी चीज़ें होती हैं और सारी चीज़ें कंट्रोल होती हैं तब आप सर्जरी के लिए प्रोड्यूस। बहुत बार ऐसा होता है मतलब कि पेशेंट की आपने जांचें कराई, अब उसका हार्ट ही काम के लायक नहीं है, तो आप उसमें सर्जरी थोड़ी ना कर दो, पेशेंट इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव। तो पहले हम हार्ट को ट्रीट करेंगे। जब हार्ट हमारा ठीक होके इस लेवल पे आएगा कि
कि उनका नी रिप्लेसमेंट किया जा सकता है, तो करेंगे। तो सारे चीज़ों को आपने जो बात कही बिल्कुल सही, इस उम्र में कोई भी मरीज सिंगल बीमारी लेके नहीं आता, हर एक को 2-4 बीमारियां, बीपी शुगर तो मतलब जैसे स्टैंडर्ड है, उसको तो बिना पूछे लिख दो, ठीक। तो वो सारी चीज़ें कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। 94 ईयर्स की एज तक थे और कोई उनको आर्थराइटिस नहीं थी, टिल ही लेफ्ट, वॉकिंग सब करते थे, सब एक्टिविटी करते थे, क्योंकि वो शुरू से थे। उनका नियम था कि मुझे 3 किलोमीटर रोज पैदल टहलना है, मुझे योगा करना है, मुझे करना। हम लोग का क्या है, एक्सरसाइजेज आप बच्चे देख लीजिए, हम आप नेक्स्ट जनरेशन को और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। बच्चों को देख लीजिए, फिजिकल एक्टिविटी है ही नहीं, टोटल गेम्स, टीवी, उस पर ज़्यादा एम्फेसिस है, फिजिकल एक्टिविटी पे नहीं है। तो वो डेवलपमेंट की स्टेज में नहीं है, तो इसका इफेक्ट आपको अगले 20 साल में दिखाई देगा। सर कौन सी मिनिमम एज ग्रुप है और कौन सा मैक्सिमम? मैंने बताया जैसे 38 ईयर्स का मिनिमम पेशेंट है जिसको मैंने किया, और 104 ईयर्स का मैक्सिमम।